محبت खुद गरजी। दोस्ती की दरख्वास्त एक दिलकश मुस्कुराहट के निकाब के पीछे तितलियां पकड़ने का एक फरेब। अचानक एक दिलकशी उम्मीद की एक खिड़की और फूलों की एक राह। हाथ बढ़ाते हुए गर्म जोशी बरसाते हुए, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए। दिल के लिए हमेशा वो पाना मुमकिन नहीं जो वो चाहता है। जब उम्मीद टूट जाए तब किया। एक मकड़ी का जाल मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है, मुझे कैद कर रहा है। हमेशा कोई ऐसा नहीं मिलता जो हमारा सहारा बने, और न ही ये आसान होता है कि जिंदगी किसी के सहारे गुजारी जाए। वो जो दिल के करीब होते हैं आखिर में उसी को तोड़ देते हैं। वफा के बदले वो धोखा क्यों दे जाते हैं। हेलो, मेरा नाम ओफिलिया है। ओफिलिया मार्लो। उम्र 10 साल। मेरे पापा, वो बहुत बदल गए हैं। अब वो अक्सर बहुत गुस्से में रहते हैं, खास तौर पर जब वो शराब पीते हैं। मम्मा और पापा इसी वजह से बहुत लड़ते हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि पहले हम सब बहुत खुश थे। मगर अब सब कुछ बखर सा गया है। मम्मा, वो हमेशा अपने ख्वाबों के पीछे भागती रहती है, शानदार पार्टियों पर पैसा उड़ाती है और कपड़ों पर, जबकि हम जिंदगी गुजारने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमें बिल्कुल भूल चुकी है, मुकम्मल तौर पर। मुझे नहीं मालूम कि हालात कभी बेहतर होंगे या नहीं। मेरे स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे कचरा कैसी हो, ना कर्ज चुकाने के लिए पैसे, ना किराए के लिए, ना ही बिल देने के लिए। हमारी बका सिर्फ मेरे वालिदैन के खानदान पर मुनहसिर है। कम अज कम अभी के लिए। मेरे काले बाल मेरी जर्द पड़ती जिल्द को ढांप रहे हैं। जब मेरा चेहरा जमीन की तरफ झुक जाता है, मेरे शिकन आलूद कपड़े जैसे कूड़ेदान से निकाला गया एक मुड़ा तड़ा कागज। मेरा बस्ता मुझसे भी बड़ा महसूस होता है। मेरे छोटे कदम मेरे छोटे जूतों के साथ बोझल है। जब मैं स्कूल के दरवाजे की तरफ बढ़ती हूँ, वक्त पर पहुंचती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ और अंदर जाती हूँ। हाँ, देखो तो जरा, ये है बदसूरत बत्तख। हाँ, तुम कुछ नहीं हो सिवाय एक बेकार कचरे के जो इस कूड़ेदान जैसी जिंदगी में जी रही हो। हैरत नहीं कि कोई भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम एक मजाक हो। मैं अंदर जाती हूँ। हाँ, इतनी बेशर्मी से अंदर आ रही है सब कुछ सहने के बाद भी। तो फिर मैं क्या करूं। हम आखिर तुम शराबी की बेटी हो ना। चुप रहो। तुम होते कौन हो किसी के वालिदैन के बारे में बकवास करने वाले। तुमने क्या कहा। कूड़ेदान जैसी जिंदगी, एक बेकार कचरा, मजाक। जो लोग ऐसी जुबान रखते हैं वही सबसे घटिया और कमीने होते हैं। इस वक्त मुझसे जब्त ना हो सका। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई। इसने मुझे लात मारी। इसकी लात के बाद मैंने इसका गिरेबान पकड़ लिया। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हें सिर्फ कमजोरों को निशाना बनाने का मजा आता है। अगली बार किसी मजबूत के सामने आना ताकि पता चले तुम्हारी असल हिम्मत कितनी है। लड़ाई शुरू हो गई और मुझे नाहक निकाल दिया गया। मुझे स्कूल बदलना पड़ा। 6 साल बाद। अभी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं कि इस बेरहम दुनिया में खुद को जिंदा रख सकूं, जो हर पिल मेरा मजाक उड़ाती है, मेरे हर लम्हे को अजियत में बदल देती है। अब मैं तुम्हें 3 अहम फार्मूले बताऊंगी जो तुम्हारे इम्तिहान के लिए जरूरी है। पहला है CnH2n2 और क्योंकि मेरी जिंदगी बिल्कुल उन केमिस्ट्री फार्मूलों जैसी है। उलझा हुआ, बेरहम। ओफिलिया, अब मैं क्या करूं। ओफिलिया, काश मैं अनदेखी हो जाती। ओफिलिया, माजरत उस्ताद, मैंने आपको अपना नाम पुकारते नहीं सुना। हा 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 हा। पूरी क्लास हंस रही है, बहुत जोर से, और मैं सुकड़ने लगती हूँ। खैर, तुम्हें क्लास में जागते रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जी, अब से मैं ध्यान दूंगी, फिक्र न करे। ये सुनकर अच्छा लगा। अब ये फार्मूला हल करो। मगर कैसे, जब मैं अपनी जिंदगी का फार्मूला भी हल करने से कासिर हूं।
जब मेरी पूरी जिंदगी खुद एक केमिस्ट्री बन चुकी है। मैं नहीं जानती सर, माजरत। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं इसे नज़रअंदाज नहीं करूंगा। तुम अगले सबक तक क्लास रूम के बाहर खड़ी रहोगी। जी, माजरत। हाँ, इसे तो बस माजरत करना आता है। कुछ देर बाद, अच्छा, आज का सबक यहीं खत्म होता है। अब तुम सब जा सकते हो, लंच ब्रेक का वक्त हो चुका है। हम आखिरकार साथ चलते हैं। लगता है कि वो लड़की अकेली रहेगी। फिर इसे नज़रअंदाज करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। सुना है ये कूड़े में रहती है और उसके माँ बाप लापरवाह है। और मैंने तो ये भी सुना कि इसने मिडिल स्कूल में अपने सीनियर को मारा था और स्कूल से निकाल दी गई थी। मैं भी वही थी, इसलिए जानती हूँ। मेरे ख़यालात भटकने लगते हैं। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो कुछ मत कहो। कितनी वहशी है, अपने सीनियर पर हाथ उठाया। बिल्कुल सही। कुछ खाने के लिए लेते हैं। अच्छा, कोई कुछ बोलने से पहले सोचता भी नहीं। कोई कुछ तज्जिया किए बगैर ही बोल देता है, बेसोचे समझे। मैं कैंटीन की तरफ बढ़ती हूँ कुछ खाने के लिए। कुछ ऐसा जो मुझे कम अज कम एक कतरा तवानाई दे सके। हेलो, तुम क्या खाना पसंद करोगी? मेरे आगे खड़ी लड़की हल्की सी हंसती है। मैं चूहे क्या अचानक मेरे जिस्म पर जैसे एक जख्म का निशान बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता। माजरत, मगर क्या आप मुझसे इस तरह बात न करें। बस बहुत हो गया। अब और नहीं। वो गुस्से में लग रही है, बहुत नाराज। किम, एक हारने वाली मुझे बताएगी कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। मुझे सूप और रोटी दे दें प्लीज। ये लीजिए। शुक्रिया। अपने खाने का लुत्फ उठाइए। जरूर मैडम। वो लड़की परेशान लग रही है, जैसे मैंने इसका सिक्कों खराब कर दिया हो। मैं अपनी कुर्सी पीछे करके बैठती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता खाने के लुक़मे चबाती हूँ। मध्यम कदमों की आवाज़ें सुनती हूँ। आह, गर्म खाने और सूप के कतरे मेरे जिस्म पर बरसने लगते हैं। तुम खुद को क्या समझती हो जो मुझे नज़रअंदाज कर रही हो? ये गर्म है, बहुत गर्म। जलता हुआ, चुभता हुआ, बहुत ज्यादा चुभता हुआ। मैं एक झटके से अपनी कुर्सी से उठती हूँ और भागती हूँ वॉशरूम की तरफ बगैर किसी दूसरे ख्याल के। मेरी आंखों से बहते आंसू जैसे मेरे हल्क को जला रहे हैं। वॉशरूम पहुंचकर मेरे हाथ नल के हैंडल तक बढ़ते हैं। नल से नीम गर्म पानी बहने लगता है। मैं अपनी खुश्क हथेलियों से खुद को साफ करती हूँ। मेरा दिमाग बेशुमार ख्यालात से भरने लगता है। ये कौन सी जगह है जहां मैं रह रही हूँ? रुको, रह रही हूँ? मुझे तो इस लफ्ज़ का मतलब भी याद नहीं रहा। शायद मैं बस अपनी रूह में कैद इस लड़की के उसूलों की पैरवी कर रही हूँ। मैं आईने में देखती हूँ एक रोती हुई लड़की, मुस्कुराहट की मश्क करते हुए। हाँ, मुस्कुराहट की मश्क। इसकी आंखें अफसुर्दा हैं, फिर भी होंठों के किनारे जैसे जबरदस्ती खींचे गए हों। इसके बालों की कुछ लुटें सूखी हुई और बेजान लग रही हैं, जैसे एक एक करके अपना रंग खो देंगी। चाहे इसकी जल्द साफ और निखरी हो, फिर भी वो अधूरी लगती है। हर शिकन इसके वजूद में एक खामी की मानिंद है। मैं अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कती हूँ, खुद को संवारती हूँ और बाहर निकलती हूँ। लंच ब्रेक के बाद। ओ देखो इसे, ये तो शर्मिंदा होने के बाद भी अपना चेहरा दुखाने की हिम्मत रखती है। सच में कोई खुददारी नहीं है इसमें। मैं अपने कंधे उचकती हूँ, नोटबुक को बाजुओं में जोर से दबाते हुए तलबा के हुजूम में से रास्ता बनाती हूँ। काबिले तरस हारने वाली, एक कमजोर जिसे कुछ समझ नहीं। क्या तुम सब कुछ ज्यादा वाजे नहीं कर रहे? मेरे हाथ नोटबुक को डेस्क पर रखते हैं, मैं घुटनों को मोड़ कर बैठती हूँ। आज हम सब के डेस्क मेट होंगे। नई नशिस्तें। मेरे साथी अपनी जगहें और साथ बैठने वाले तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है सब ठीक रहे, क्योंकि मेरी सर्दियां बढ़ चुकी हैं। गर्मियों का मौसम तो जैसे कहीं दूर है। अरे कीचड़ लगता है। अब से हम डेस्क मेट हैं, चुल्लू साथ मजे करते हैं। मुझे अफसोस होता है, मगर मैं रू नहीं सकती, नहीं कर सकती।
बस। पहला उसूल। मैं अपनी मुट्ठी भयंचितती हूँ, अंदरूनी होंठ को काटती हूँ और उसकी तरफ देखती हूँ। मेरा नाम ओफिलिया है। तो अगर मुमकिन हो तो बरा करम मुझे ऐसे नामों से न पुकारे। मुमकिन नहीं। कीचड़ कीचड़ ही रहती है और एक गंदा शख्स गंदा ही होता है। क्या तुम मिट्टी को साफ कह सकती हो? नहीं ना। तो बस यही है। उनके लहजे हमेशा एक जैसे होते हैं। ताना जन। मैं हिम्मत जुटाकर चंद अल्फाज कहने की कोशिश करती हूँ। क्या मैंने तुम्हारा कभी कोई नुकसान किया है? तुम मेरा नुकसान? कितनी मुज़क्क़ा-ख़ेज़ बात है। तो फिर तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर कहीं से अचानक कोई खामी तुम्हारी पर सुकून दुनिया में दरार डाल दे? तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हें मेरा यहाँ होना पसंद नहीं और तुम मुझे खामी समझती हो? तुम वाकई बहुत होशियार हो, है ना? फिक्र ना करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चुलू, कम अज कम तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा है ऐसे शख्स के लिए जो एक नफरत अंगेज पस मंजर से आया है। अरे सब लोग, क्लास शुरू हो रही है, अपने फ़ोन नीचे रखो और अपनी सीटों पर वापस जाओ ताकि हम आज का सबक शुरू कर सके। जी उस्ताद। अरे तुम्हारा फ़ोन तो काफ़ी पुराना लग रहा है ना? अब सब लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, यहाँ आज का काम लिखा हुआ है। आज से तुम्हारा ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तुम्हारा मौजू है साहिल पर मौजूद गैर ज़रूरी कचरे से कैसे निजात हासिल की जाए और ज़मीन की हिफाजत की जाए। इस प्रोजेक्ट के लिए तुम ग्रुप्स में काम करोगे जो मैंने पहले ही तरतीब दे दिए है। यहाँ फहरिस्त है, देख लो और अपने ग्रुप को ढूंढ कर काम शुरू करो। लगता है कि हम एक ही ग्रुप में हैं कीचा, और हमारा मौजू भी तुम्हारे बारे में ही है, तो क्यों ना तुम ही हमारे लिए ये संभाल लो। शायद मुझे उनके अल्फाज पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनके पीछे की वजह तलाश करनी चाहिए। यही शायद सही वक्त है करीब आने का। वैसे भी ये फितरी बात है कि कोई भी मुझ जैसे शख्स से दूरी इख्तियार करे, है ना? हो सकता है कि वो मुझसे इस तरह पेश आते हैं क्योंकि वो ये डर रखते हैं कि अगर वो मेरे करीब हुए तो बाकी क्लास उन्हें तन्हा छोड़ देगी, मगर मैं अपना हिस्सा ही करूंगी। ज्यादा मेहरबान होना कुछ नहीं बल्कि हालात को मजीद खराब कर देगा। हम ठीक है, ये कहना शायद मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो। स्कूल के बाद मैं घर पहुंच चुकी हूं और दरवाजे की घंटी बजाने वाली हूं। छन, ये आवाज कैसी थी? कहाँ गई थी? इतनी देर से क्यों आई हो घर? तुम्हें इससे किया? तुम्हें तो बस अपना पेट शराब से भरना आता है। मेरे मामलात में दखल मत दो। क्या बकवास कर रही हो? आह, माँ और बाप फिर लड़ रहे हैं। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ। उम्मीद है कि वो अपने कमरे में होंगे। मैं ऊपर भागती हूँ, अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करती हूँ, आंखें मूंद लेती हूँ और कानों को ढांप लेती हूँ। तुम सोच रहे होगे कि मैं मुदाखलत क्यों नहीं कर रही। असल में मैंने पहले भी कोशिश की थी, बचपन में भी और बाद में भी। मैंने हमेशा माँ को बचाने की कोशिश की जब भी वालिद नशे में होते, लेकिन फिर भी हालांकि माँ को मेरी कोई परवाह नहीं थी, फिर भी मैं चाहती थी कि हमारा घर भी उन सब खुशहाल बच्चों के घरों जैसा हो। मगर कमबख्त, तुम कौन होती हो बड़े लोगों के मामलात में दखल देने वाली? तुम्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। काफ़ी वक्त हो गया है ना? उन दिनों मेरे जिस्म पर हमेशा नील पड़े रहते, जैसे कोई टैटू हो। अब खामोशी छाई हुई है। मैं आहिस्ता से खड़ी होती हूँ, दरवाज़ा खोल कर बाहर झांकती हूँ। दाखिली रास्ता खाली है। मैं बेचैनी से कमरे की तरफ देखती हूँ। ये घर किसी तूफान के बाद के मैदान जंग जैसा महसूस होता है, बेहद खामोश, लेकिन हवा में तनाव की भारी लहर मौजूद है। मैं हमेशा टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ, इस उम्मीद में कि हमारा बिखरा हुआ खानदान दोबारा जाड़ जाए। मगर हर बार वो उम्मीद शराब की बोतलों और पैसे की अंधी दौड़ में कहीं खो जाती है। मैं कमरे में दाखिल होती हूँ, झगड़े की बाक़ियात चारों तरफ बिखरी हुई हैं, जैसे हमारे बिखरे हुए ख्वाब। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शायद हम किसी तरह दोबारा खुशियों की तरफ लूट सकते हैं।
लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो उम्मीद मजीद मांद पड़ती जा रही है, बिखरे हुए ख्वाबों और टूटे हुए वादों के बोझ तले दफन होती जा रही है। मेरे जिस्म के नील तो शायद वक्त के साथ मिट जाएंगे, मगर मेरे दिल पर लगे जख्म हमेशा रहेंगे, इस खानदान की एक तल्ख याद बनकर जो कभी था और जो अब एक डरावना ख्वाब बन चुका है। वालिद प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं, टेबल पर टूटे हुए शीशे के टुकड़ों के बीच अपना गिलास भर रहे हैं। वो मेरी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में जिंदगी की तलखी झलक रही है। उनकी भूरी आंखों से वो चमक कब की मिट चुकी है। वो दो मध्यम लकड़ी के बेजान नुक्ते लगते हैं, जैसे वो अंदर से मुकम्मल खाली हो चुके हों। उनकी खाल खुश्क, सख्त और झुर्रियों से भरी हुई है, जैसे जमीन को रगड़ने के लिए इस्तेमाल की गई हो। उनकी उंगलियां बोतल को सख्ती से थामे हुए हैं, जैसे इसी में उनकी दुनिया बसती हो, जैसे वो अपने मुर्दा दिल की वीरान बस्ती में कैद हो। अरे देखो, ये तुम्हारी बेटी है, बूढ़े आदमी। हा हा हा। दिल में एक दर्द की लहर उठती है उन्हें इस हाल में देखकर। मेरा वालिद कहाँ चला गया? माँ के जूते अपनी जगह पर नहीं हैं। शायद वो रात गुजारने अपनी किसी दोस्त के घर चली गई है। कभी कभार मेरा भी दिल करता है कि पहली मंजिल से छलांग लगा दूं। अगली सुबह हो चुकी है, मगर अब कोई मुझे जगाने नहीं आता जैसे पहले आते थे। ये सब तब शुरू हुआ जब वालिद पर उनकी नौकरी में झूठा इल्जाम लगा दिया गया। अफवाहों और मजाक उड़ाने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद वो किसी अच्छी जगह काम नहीं कर सके। हर इंटरव्यू में उनके माजी का धब्बा उनके रास्ते में आता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सिगरेट नोशी शुरू कर दी और फिर सब कुछ बिगड़ता चला गया। माँ हमेशा से लापरवाह थीं, मगर जब वालिद ने नशे में घर आना शुरू किया तो इसका गहरा असर उन पर पड़ा। एक माँ के तौर पर उनकी गैर मौजूदगी ने मुझ में एक खला छोड़ दिया। कभी वो मेहरबान होती तो कभी इतनी गुस्से में आ जाती कि मुझ पर हाथ उठा देती जैसे वो खुद किसी सदमे का शिकार हो। वो गैर मुस्तहकम हो गई थीं और वक्त गुजारने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। मगर वालिद नहीं बदले, वो नशे के आदी हो गए और माँ ने अपनी सारी कमाई पार्टियों और खरीदारी में उड़ा दी, जिससे घर की हालत मजीद बिगड़ गई। घर का किराया, बिल और दीगर अखराजात अदा करना मुश्किल हो गया तो माँ के खानदान ने हमारी मदद करना शुरू की। उन्होंने हमेशा हमारे लिए नरमी और शफकत दिखाई, जैसे इस तारीख दुनिया में उम्मीद की एक झलक हो। और मैं बस उन बिखरे हुए शीशे के टुकड़ों को जमा कर रही हूँ, उन टुकड़ों को जो कभी हमारे खुशहाल खानदान की तस्वीर बनाते थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चांद हूँ जो सूरज के तुलू होने का इंतजार कर रहा हो, एक नई सेहर जो शायद कभी आए। शायद जब मैं बड़ी हो जाऊं तब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बड़ी होना अब एक फैसला कुन लफ्ज़ लगता है, मगर हकीकत में ये महज एक मजाक है, जैसे एक ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर चिपका दी गई हो। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं बस रो दूं, बेतहाशा रोऊं, अपने दिल की गहराइयों से रोऊं, बस इस उम्मीद में कि शायद मेरा पुराना खानदान वापस आ जाए। माजी की यादें एक खौफनाक मौज की तरह मेरे सामने आती हैं, जैसे समंदर की वो लहर जो बच्चों को अपने अंदर निगल जाती है। और मैं सोच में पड़ जाती हूँ, क्या मैं कभी बच्ची थी? बचपन कैसा महसूस होता है? क्योंकि मेरा बचपन एक छोटे से नुक्ते की तरह था जो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। शायद शौक बहुत ज्यादा भूखी थी। मैं फर्श से उठती हूँ, मैं बावर्ची खाने में जाती हूँ जिसकी दीवारें जर्द धब्बों से भरी हुई हैं। पुराना रंग उखड़ चुका है मगर कभी बदला नहीं गया। मेरे हाथ फर्ज के हैंडल को छूते हैं, चिपचिपा सा महसूस होता है। मैं इधर उधर देखती हूँ कि शायद कुछ साफ करने के लिए मिल जाए, मगर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय संक के पास पड़े इस गंदे कपड़े के जो बगैर धुले बर्तनों से भरा हुआ है। मेरी नज़र एक कागज़ पर पड़ती है, बावर्ची खाने का आखिरी बचा हुआ टिश्यू पेपर। मैं इसे थोड़ा सा गीला करती हूँ ताकि हैंडल को साफ कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि कुछ खाने को मिल जाएगा। फर्ज खोलती हूँ, खाली है, बस खराब हो चुका खाना रखा है जिससे बदबू आ रही है। मुझे स्कूल खाली पेट जाने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं अपने कमरे में वापस जाती हूँ ताकि तैयार हो सकूं। आह, मेरी यूनिफॉर्म अभी भी कल के गंद से भरी हुई है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर सकूं। लगता है हाथ से धोना पड़ेगा, मगर फिर वो कल तक नहीं सूखेगी। शायद इसे गीले टिश्यू से ही साफ कर लूं।
कल स्कूल में भी तो साफ करने का वक्त नहीं मिला था। हम गीले धब्बों का क्या करूं? क्लास के बच्चे मुझ पर फिर हंसेंगे अगर मैं यूं ही चली गई। खैर, परवाह करने का फायदा भी किया है। मेरे बस में तो कुछ नहीं। मैं अपने बाल बुर्श करती हूँ, जूते पहनती हूँ और निकलने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मैं कॉलेज जा रही हूँ उम्मी अबू। आह, उम्मी के जूते अपनी जगह पर नहीं हैं। लगता है वो कल रात वापस नहीं आए। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और बाहर निकल जाती हूँ। स्कूल में मैं अपनी क्लास का दरवाज़ा खोलती हूँ। आह, अरे ये क्या! मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। ठंडा पानी नमकीन आंसुओं के साथ टपक रहा है। मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे तो इस सलूक की आदत हो जानी चाहिए थी। हारने वाली, हारने वाली, हारने वाली। मैं टीचर की तरफ देखती हूँ। वो बस खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सब खत्म हो जाए। अभी मुझे ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जाती हूँ ताकि एक यूनिफॉर्म उधार ले सकूं। चंद मिनट बाद, देखो, इसने प्रिंसिपल से यूनिफॉर्म मांगी होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आखिर है तो एक भी कारण ही। बस ओफिलिया, बर्दाश्त कर लो। कुछ और साल, ज्यादा वक्त नहीं बचा। टीचर ब्लैक बोर्ड पर दस्तक देते हैं। ठीक है सब लोग, बाकी बातें बाद में करना, अभी क्लास पर ध्यान दो। एक टीचर को अपने तलबा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ नाम के उस्ताद हैं। तो मैं कह रहा था कि ये सवाल तुम्हें ज्यादा सोचे बगैर आना चाहिए, क्योंकि और लिहाजा टीचर पढ़ा रहे हैं और सब तलबा मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों के मास्क पहने सुन रहे हैं। नोक नोक, 1 मिनट, आओ अंदर। मैं जास्मीन हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस से। मुझे ओफिलिया मार्लो के घर से कॉल आई थी, क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? हाँ ओफिलिया, तुम जा सकती हो। मैं अपनी कुर्सी से उठती हूँ और उसकी तरफ बढ़ती हूँ। इसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट है। कुछ गलत है। वो दरवाज़ा बंद करती है और हम स्कूल से बाहर निकलते हैं। सामने एक गाड़ी खड़ी है। शायद हमें इसी में जाना होगा। ये मेरा पहला मौका है। हम कहाँ जा रहे हैं मिस जास्मीन? तुम्हारी माँ की कॉल आई थी, इसने कहा कि तुम्हारे वालिद के साथ कुछ हुआ है और मुझे तुम्हें वहाँ ले जाने को कहा। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। माँ की कॉल। मेरे ज़हन में एक पुरानी याद ताज़ा होती है। मुझे माँ मत कहो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, क्योंकि जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारे बाप ने अपनी नौकरी खो दी और हम गरीब हो गए। तुम मनहूस हो। नहीं, वो मेरी माँ नहीं, बस एक औरत जो कभी मेरी माँ थी। चंद मिनट बाद हम पहुंच गए। आओ बाहर निकलो। सफर के दौरान मैं बस खिड़की से बाहर देखती रही, खुद को गाड़ी के अंदर की फिजा से दूर रखने की कोशिश में। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट है। तुम ठीक हो? वो दरवाज़ा खोले खड़ी है। आह, हाँ हाँ। मैं इसके पीछे चलती हूँ। माँ बेंच पर बैठी है। वो मेरी तरफ देखती है। उसके एक गाल पर सूजन है। अब क्या हुआ? ये सब कहाँ तक पहुँच चुका है? मैं अपने हाथ को कलाई के गिर्द लपेटे आहिस्ता से इसके करीब जाकर बैठ जाती हूँ, मगर ज्यादा करीब नहीं। क्या? अब क्या हुआ है? वो मुझे तिरछी नज़र से देखती है। वो जब मैं घर आई तो फिर से नशे में था। इसने मेरे हाथों में शॉपिंग बैग्स देखे जिनमें कपड़े थे और गुस्से से पागल हो गया। लेकिन अबू के साथ क्या हुआ? मेरे ज़हन में ये सवाल गर्दिश करता है। अबू अस्पताल में क्यों हैं उम्मी? जब इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं गुस्से में आ गई और इसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिरे और टूटी हुई शराब की बोतलों पर सर लगने से खून बहने लगा। अबू के लिए ये तकलीफ दे लम्हा रहा होगा। मेरा दिमाग ख्यालात में भटकने लगता है। डॉक्टर आ गया है, उम्मी खड़ी हो जाती है। वो कैसे हैं? हमने खून बहने से रोकने की पूरी कोशिश की, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो बहुत ज्यादा खून खो चुके थे। हमें अफसोस है, हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। उम्मी के चेहरे पर कोई तासुर नहीं। उनकी आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के हैं,
जिन्हें उन्होंने कंसीलर की तह के नीचे छुपाने की कोशिश की है। काश मैं भी अबू के तारीख माजी को कंसीलर से छुपा सकती, ताकि वो कम अज कम एक बार फिर मुस्करा सकते। मैं आहिस्ता से डॉक्टर की तरफ बढ़ती हूँ। क्या मैं उन्हें देखने जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हो। चाहे वो कुछ मीठे अल्फाज देकर मुझसे अजनबी बन गए थे, फिर भी वो मेरे अबू थे। एक और याद ज़हन में उभरती है। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मेरी नन्ही शहजादी। अबू, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारी नन्ही शहजादी ने अपनी पूरी सल्तनत खो दी, क्योंकि बादशाह ने तख्त छोड़ दिया। अबू, पहले उनके वापस आने की उम्मीद थी, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर जा चुके हैं। क्या आप अदालत का सामना नहीं कर सके अबू? काश मैं वक्त रोक सकती, और अगर मुझे मालूम होता कि मेरा खानदान इस हाल को पहुंचेगा, तो मैं वक्त को हमारी सबसे खुशगवार याद में रोक देती। अल्लाह आप पर रहम करे और आपके गुनाह मुआफ करे। खुदा हाफिज अबू। जनाजे के बाद उम्मी और मैं जनाजे से वापस आए हैं और एक कमरे में आमने सामने बैठे हैं। प्यारे, स्कूल कैसा जा रहा है? प्यारे, ये लफ्ज़ मेरे दिमाग में खामोश सवालात को जन्म देता है। प्यारे, ये सवाल पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और तुम्हारे चेहरे पर माँ जैसा कोई तासुर भी नहीं। क्या तुम्हें परवाह भी है? नॉर्मल। अब ये सब मेरे लिए आम हो चुका है। सुनो प्यारे, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन माँ नहीं बन सकी, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा, इस दुनिया में जीना सीखना होगा और हमेशा खुश रहना होगा। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास होना उम्मी है ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती हो। मेरी भी एक जिंदगी है। और जब उम्मी इस तरह बात करती है तो मुझे लगता है कि वो पहले ही अपने लिए कोई मंसूबा बना चुकी है। और जब एक दिन तुम अकेली रह जाओगी तब क्या करोगी? क्या तुम मुझसे तंग आ गई हो उम्मी? ओ मेरे खुदा, आखिर तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? ये लो, रख लो। ये क्या है? मैंने काम से कुछ पैसे बचा कर रखे थे, किसी इमरजेंसी के लिए। उन्हें ज़ाय मत करना और किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन तुम क्यों दे रही हो? क्या तुम बस चुपचाप लेकर शुक्रगुजार नहीं हो सकती? जब से तुम खामोश थीं, अब अचानक क्यों बोल रही हो? वो मेज़ को एक तरफ धकेलती है और अपने हाथ मेरे कंधों पर रख देती है। उम्मी, क्या हुआ? उनकी गिरफ्त सख्त है और उनके खूबसूरती वाले नाखून मेरी जिल्द में चुभने की कोशिश कर रहे हैं। दर्द हो रहा है। उनकी आवाज़ लरज़ रही है। आह, देखो, देखो मुझे। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ पहले जैसी हो जाए? तो तुम्हें इसकी बात माननी होगी। तुम समझ रही हो ना? उम्मी, क्या आप ठीक हैं? आप मुझे डरा रही हैं उम्मी। आपके हाथ बरा करम छोड़ दें। दर्द हो रहा है। क्या तुम अब भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? तुम्हें अपनी माँ के दर्द की कोई परवाह नहीं, बस अपनी पड़ी है। तुम नाशुक्री बच्ची। उनकी आवाज़ इतनी भारी और बुलंद है जैसे खामोशी को चीरती हुई चीख। उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब वो उठकर कमरे में चक्कर लगाती है, फिर दोबारा मेरे सामने बैठ जाती है। मुआफ़ करना प्यारे, अचानक तुम्हें मार दिया, यकीनन बहुत दर्द हुआ होगा। आह, लेकिन तुम मुझे समझती हो ना? ना, ना। तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हें नफ़रत की वजह से नहीं मारा? ना, ना। वो फिर से वही कर रही है। तुम्हें पता है उम्मी, मैं अब तुम्हें अपने पास रखने की जिद नहीं करूंगी। मैं खुद गरज नहीं बनूंगी। जाओ, वो जिंदगी जियो जिसका ख्वाब तुमने मेरे बगैर देखा है। मैं टूटी हुई खिड़की के बाहर देखती हूँ। रात हो चुकी है। मैं एक तकिया लाती हूँ ताकि मेरी कड़वी आंसू पी सके, और एक कंबल ताकि मुझे थोड़ी सी गर्मी दे सके। अगली सुबह हो चुकी है। मैं एक और दिन गुजारने के लिए उठती हूँ। बेइंतहा सर्द रातों का एक और दिन। 1 दिसंबर है, इसलिए कमरे में ठंडक फैली हुई है। लेकिन मुझे कपकपी इसलिए नहीं हो रही कि मैं बर्फानी दिनों की ज़मीन में रहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं एक स्नो ग्लोब में कैद हूँ और पेंगुइन की जगह में खुद बैठी हूँ। मैं बाथरूम की तरफ जाती हूँ अपना चेहरा धोने।
लेकिन मैं अपने चेहरे को सिर्फ पानी से धो सकती हूँ, ना कि इन जख्मों से बहते इन रुकने ना देने वाले खून के कतरों से, जो मेरे अंदर छपी छूटी सी मुझसे रस रहे हैं। मेरी मुर्दा आंखें किसी सफ़ेद चीज़ को मेज़ पर पड़े देखती है। जैसे ही मैं इस कागज़ के टुकड़े को छूती हूँ, मेरा थका हारा बेशुमार बार टूटा हुआ दिल बेचैन महसूस करता है। मैं नोट खोलती हूँ और पढ़ती हूँ। हेलो प्यारे, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी अचानक जुदाई को समझोगी। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रही है, लेकिन तुम मेरी बहादुर बेटी हो ना, तो इसे साबित करो। मैं किसी ऐसे शख्स को पा चुकी हूँ जो शायद मुझे समझेगा और वो ज़िंदगी देगा जिसकी मैंने हमेशा ख्वाहिश की। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी माँ खुश हो। मैं तुम्हें लेने आऊंगी जब मैं उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी में बस जाऊंगी। अलविदा और अपना ख्याल रखना तब तक के लिए। बरा करम अपनी माँ को इस आखिरी बार मुआफ़ कर देना। मैं इस खत पर कैसा रद्द अमल दूं? क्या मैं अपने बनाए हुए उसूल को तोड़कर एक आखिरी बार सब कुछ आंसुओं में बहा सकती हूँ? लेकिन क्या ये वाकई आखिरी बार होगा, मेरे इंतखाब करने से पहले कि मैं रूं आ नहीं? आंसू खुद ब खुद गिरने लगते हैं और बिजली मेरे दिल पर कौंध जाती है। अबू के जाने के बाद तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। किम, बस किम, क्यों तुमने माँ होने का किरदार भी छोड़ दिया? क्या मैं काफ़ी अच्छी नहीं थी? क्या मैं बहुत शोर मचाती थी, बहुत परेशान करती थी? लेकिन मैं खामोश रही, कुछ नहीं मांगा ताकि तुम ना जाओ। तो फिर क्यों 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 क्यों? आह आह, मैंने तुम दोनों से वाकई बहुत मोहब्बत की और तुम्हें बेहद याद किया, क्योंकि तुम सिर्फ वहाँ बेजान गुड़ियाओं की तरह मौजूद थे, इंसानों की तरह नहीं। मैं आज नहीं बल्कि बहुत पहले ही यतीम हो चुकी थी। इसी दिन जब मेरे वालिदैन मेरे लिए गुड़ियाओं जैसे बन गए थे, मैं अपने ही घर में छोड़ दी गई थी। मैं हमेशा इस लम्हे के लिए तरसती रही जब मेरे वालिदैन मुझे दिल से खालिस खुशी के साथ मुस्करा कर देखेंगे, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ एक निकाब ना हो बल्कि हकीकत हो। मैं हमेशा चाहती थी कि वो मुझे साफ और खालिस आंखों से देखें, कभी मोहब्बत से, कभी फिक्र और हमदर्दी से, और कभी बगैर किसी वजह के सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और शफकत से। लेकिन शायद ये भी ज़रूरी था कि मैं सब कुछ एक साथ महसूस करूं, जैसे किसी झूले की सवारी। शायद ये भी ज़रूरी था कि मैं पहले ये महसूस करूं कि सजावट कैसी होती है, और फिर ये भी जानूं कि वही जेवर जो कभी तुम्हारा हसन बढ़ाते हैं, वही तुम्हें ज़ख्मी भी कर सकते हैं। वही जेवर जो तुम्हें एक नन्ही शहजादी का लक़ब देते हैं, वही जो तुम्हें गुड़ियाओं के साथ खेलने वाली एक चहकती बच्ची बनाते हैं, वही बाद में तुम्हारी तकलीफ की वजह बन जाते हैं। और फिर मुझे गुड़ियाओं को छोड़ना पड़ा और सच अहिम्मत का खेल खुद से खेलना पड़ा, और अपनी माजी की यादों की कंबल के नीचे जिंदा रहना सीखना पड़ा। जब माँ चली गई तो मैंने बेशुमार इनकार के बाद एक पार्ट टाइम नौकरी हासिल की ताकि खुद के लिए कुछ कमा सकूं। मेरी स्कूल की जिंदगी इसी तरह जारी रही, यानी जुल्म और सितम नहीं रुका बल्कि और बढ़ गया। लेकिन वो लड़की जो हमेशा अपने ख्वाबों की अजियत से डरी हुई रहती थी, जो हमेशा अपने आंसू पीकर जिंदा रहती थी, इसने खुद को अंधेरे कमरों में भी जख्मों को भरना सिखा लिया। इसने सीख लिया कि बंद दरवाजे की चाबी कहाँ तलाश करनी है। उन सब तजुर्बात ने इसे दुनिया की कई हकीकतों से आशना कर दिया, और उसने खुद को ज़बरदस्ती ये सिखा लिया कि खुद अपनी ढाल बनूं, और इस खुश फहमी में मत रहूं कि कोई और आकर तुम्हें बचाएगा, जबकि वाज़े तौर पर कोई उम्मीद, एक कतरा भी बाकी नहीं। फिर इसने अपने लिए एक लुग़त बनाई और इसमें दो अल्फाज लिखे, खुद एतमादी और यकीन। अगरचे मैं बहुत छोटी उम्र में बड़ी हो गई थी, आइए कहो कि मुझे होना पड़ा। अगरचे मेरे ख्वाब कभी हकीकत ना बन सके, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे मेरे बारे में बहुत कुछ सिखा दिया, और खुद जिंदगी के बारे में भी। जिंदगी की कहानी मेरे सामने ऐसे खिल रही थी जैसे कभी तसव्वुर भी ना किया था कि यूं होगी। क्यों गम बार बार मेरी खुशियों के दरवाजे पर दस्तक देता रहा, जबकि मैंने इसे एक बार भी अंदर नहीं आने दिया? तो फिर क्यों मेरा घर एक शार्क के मुंह में क्यों बदल गया? मैंने ऐसा क्या गलत किया था? और मैं अपने वालिदैन से अपने दिल में सवाल करती, तुमने मेरी जिंदगी को एक केमिस्ट्री का फार्मूला क्यों बना दिया?
मुझे तुम्हारी गलतियों का नतीजा क्यों बनना पड़ा? मुझे ये सब क्यों बर्दाश्त करना पड़ा? और ये सारे क्यों हर दिन मुझे अंदर से खा जाते? वक्त गुजरता गया और किसी तरह मैंने हाई स्कूल मुकम्मल कर लिया। लेकिन माँ, इसने मुझे लेने का वादा नहीं निभाया। इसने मुझे एक बार फिर छोड़ दिया। मेरी बर्फ के ग्लोब जैसी कैद ने मुझे एक नई शक्ल दे दी और मेरे दिल की दीवारों पर एक बदकिस्मत बच्चे के तमाम जज्बात के स्टिकर्स चस्पा कर दिए। मेरे ज़हन में छोड़ दिए गए तबाशदा बच्चे की सोचों के तमाम रंग भर दिए गए। अब मैं अपनी आंखों में जमा अपने आंसुओं के समंदर में डूब सकती थी। अब मैं उन लोगों के अल्फाज को झटक सकती थी जो हमेशा तंज और मजाक से भरे होते थे। ये सब कुछ सहने के बावजूद मैं खुद को खुशकिस्मत कहती हूँ, क्योंकि हर वो शख्स जो ये सब कुछ सहता है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग दरमियान में ही कहीं खो जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए बेशक्ल हो जाते हैं, और कुछ महसूस करने, समझने, मोहब्बत करने और खुद को संवारने की सलाहियत खो बैठते हैं और वही जिंदगी गुजारने लगते हैं जो उनके वालिदैन ने गुजारी थी। मैं ये ज़रूर कहूँगी उन सब लोगों से जिनके वालिदैन उनसे बेइंतहा और बेगरज मोहब्बत करते हैं कि वो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार हों, क्योंकि मैं जिसने ये सब कभी महसूस ही ना किया, मैं जानती हूं कि वो जलती हुई शमा को बार बार बुझाना कितना मुश्किल होता है। उन छोटे लम्हात की कदर करो जब तक तुम्हारे पास वो दो लोग हैं जो तुम्हारे लिए मौजूद हैं, जिंदा हैं और सिर्फ गिरती हुई गुड़ियां नहीं बने। शिकायत करने के बजाय कि वो तुमसे बार बार सवाल क्यों करते हैं, कहाँ गए, क्या किया, कैसे हो, और न जाने कितने और सवाल, उन सब के बजाय बस उनका ख्याल रखो। और जब भी गुस्सा, नाराज़गी महसूस हो तो उन लम्हों को याद करो जब उन्होंने तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान किया था। उन लम्हात को याद करो जब उन्होंने तुम्हारे लिए खुद को भला दिया था। यहाँ जिन्स की कोई कैद नहीं, यहाँ सिर्फ अज़्म और इरादे की बात है। तो याद रखो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ कहने में देर ना करो, और ये अल्फाज सिर्फ झूठे ना हों बल्कि उन पर अमल भी करो। वालिदैन को अपने बच्चों के साथ एक मजबूत रिश्ता रखना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलात आएं। सब्र और मेहनत ही वो चीज़ है जो ज़िंदगी मांगती है। अगर बच्चों को वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती जो वो चाहते हैं तो वो इसे किसी और से मांगते हैं, और बाज़ तो बिल्कुल अपने दिल को खो देते हैं कि वो कुछ भी नहीं चाहते और ज़हनी मरीज़ बनकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहते हैं। वो अपने ताल्लुकात में या आइंदा ताल्लुकात में मसाइल को संभालना नहीं जानते। अच्छा बने अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे खिलकर बात करे, अपने जज्बात और मसाइल आपके साथ शेयर करे, तो इस खौफ को मिटा दें जो उनके अंदर बस चुका हो, और उन्हें ये दिखाएं कि आप उनके वालिदैन और दोस्त दोनों बन सकते हैं और वो आपके लिए सब कुछ हैं। और उन्हें देना और लेना सिखाएं और दिखाएं कि शायद दर्द, धोखा, तकलीफ और तन्हाई के समंदर में कैसे तैरना है। उन्हें अपने अंदरूनी शैतानी कुव्वतों से लड़ना सिखाएं जो उन्हें उकसाती है। कुछ सालों बाद मेरी शादी किसी तरह तैमूर नामी शख्स से हुई जो मेरे खाली बेरंग गमगीन दुनिया में खुशी का जरिया बन गया। वो और मैं एक जैसे हैं क्योंकि हम दोनों जल्द यतीम हो गए थे और एक कबूल करने वाले हाथ की आरजू रखते थे। मुझे कुछ भी सही या गलत के बारे में नहीं पता था। मुझे जिंदगी के सही रास्ते पर चलने का कुछ इल्म नहीं था क्योंकि मैं एक टूटे हुए खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन इसने मुझे सब कुछ सिखाया। मैं हमेशा चाहती थी कि कोई हो जो मुझे कबूल करे और मुझसे मोहब्बत करे, और वो भी यही चाहता था। अल्लाह हमेशा आपकी निगरानी करता है और आपको अकेला नहीं छोड़ता। ओफिलिया, मैं तुम्हारा शौहर, जिंदगी का साथी और वो शख्स जो तुमसे अपने पूरे दिल से मोहब्बत करता है, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे आंसू साफ करूंगा। हाँ, ओ आह, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। चुल्लू, घर चलते हैं, थोड़ा सर्दी है, तुम्हें नज़ला हो सकता है। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छाई एक दिन आपके पास खुद आएगी।
मेरे आंखों ने अचानक एक शनासा मौजूदगी को देखा और दिल में एक दर्द महसूस किया। क्या हो गया ओफिलिया? कहाँ देख रही हो? तैमूर, तैमूर, देखो ये माँ है, ये मेरी माँ है। अपना सांस ठीक करो ओफिलिया, पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? इसके कपड़े और शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं इसके पास जाकर रुकती हूँ। मेरे पास सवालात की एक भरमार है। ओफिलिया रुको, तुम कहाँ थी इतने वक्त तक? तुमने मुझे क्यों नहीं लिया? माँ ये क्या सब है? क्या तुम इसे जानती हो सब्रिया? अब जो शख्स बात कर रहा है वो वही है जिसके साथ माँ एक झूठे नाम के जरिए नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है। एक शनाख्त जो झूठ से भरी हुई है। वो थोड़ी सी कांपती हुई मुट्ठियां जकड़कर खड़ी है और शाकिद नजर आ रही है। वो शख्स अमीर लगता है, इसकी महंगी घड़ी और अच्छे सूट से लगता है। माँ, चुप रहो। तुम मुझे माँ क्यों कह रही हो? तुम कौन हो? मुझसे दूर हो जाओ, कितनी बेशर्म हो। क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं? चुल्लू क्रिस्टोफ, मेरी आंखें खाली हो जाती हैं और मेरा दिल डूब जाता है। इसके अल्फाज जो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं मेरे जिस्म के गहरे हिस्से में शदीद दर्द भेजते हैं। अब जबकि मैं सोचती हूँ इस नाम को, मुझे लगता है कि मैंने ये पहले सुना है। आह, अब याद आया, ये वही शख्स है जिसके बारे में लोग उन दिनों बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि वो अक्सर पब्लिक बार्स में दूसरी ख्वातीन के साथ नजर आता है। वो मुझे छोड़कर ऐसे शख्स के साथ जा रही है। मेरे अंदर एक सवाल है जो मुझे माँ से पूछना है, वरना मैं बेचैन रहूंगी। मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लेकिन कुछ सवाल हैं जो मेरे दिल में तवील अरसे से हैं और अब मैं उनसे खुद को रोक नहीं पा रही हूं, तो बरा करम जवाब दो। क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की? क्या तुमने कभी हमारी टूटी हुई फैमिली को दोबारा जोड़ने की कोशिश की? तुमने हमेशा सिर्फ अपने आप पर पैसा क्यों खर्च किया? तुमने वालिद के हमेशा के लिए जाने के बावजूद लाताल्लुक क्यों रहना शुरू कर दिया? क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। जाओ और ये बकवास कहीं और करो। वो मेरे करीब आकर मेरे कान के करीब झक कर सरगोशी करती है। जाओ, अपनी जिंदगी पहले की तरह जियो। एक खामोश चूहा जो कुछ नहीं जानता। मैंने तुम्हारी वजह से सारी जिंदगी उलझ कर गुजार दी। तुम्हारे पैदा होने के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मेरी जिंदगी को बद्दुआ देना बंद करो और एक बार मुझे छोड़ दो। अब जाओ, तुम मुझे नहीं जानती। समझ गई? मेरा दिमाग खोए हुए ख्यालात के भूल भलियों में सफ़र करता है। माँ, अगर तुमने सिर्फ मुझे ये झूठ बोला होता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो कम अज़ कम मैं वो छूटी ओफिलिया जो माँ की चोरी शुदा मोहब्बत के लिए तरसती थी, जैसे भिखारी, इसे मार कर ख़त्म ना करती। मेरी सांस बेतरतीब हो जाती है जब मैं दोबारा बात करती हूँ। समझ गई? तुम्हारी कोई बेटी नहीं और मेरी कोई माँ नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी तुमसे सवाल करना छोड़ूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें ज्यादा याद ना करूं। मुआफ करना कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। खुदा हाफिज, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम खुश रहो। चुल्लू ओफिलिया, अब चलते हैं। तैमूर में मुझे नहीं पता क्या करूं अब। इसने नरमी से मेरे आंसू साफ किए। मुझे पता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहां हूंगा। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? ओफिलिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिंदगी एक पैकेज की तरह आती है जिसमें सब कुछ होता है। आजमाइशों, दर्द और मुश्किलात से भरी हुई। हमारा काम उन पर काबू पाना है। खुशी के लम्हात भी आते हैं, मगर रात भी आएगी। लेकिन तुम अकेली नहीं होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। चुल्लू, घर चलते हैं और एक दूसरे के लिए मीठा गर्म कोको बनाते हैं और अपनी खुशी खुद बनाते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तैमूर, कभी भी मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए। मुझे शुक्रिया ना कहो, सच्ची मोहब्बत कभी नहीं राकुती ना ही रुकती है। इसने मेरा हाथ पकड़ा जैसे हम घर की तरफ चल रहे थे।